What is a supermoon? He is a friend of Superman. We three are best friends. Oh, some. Supermoon is a full or new moon that nearly coincides with perigee. Perigee is the moon's closest point to Earth in its monthly orbit. This results in a moon which appears larger than its usual size when observed from Earth. The technical name for the same is perigee syzygy, as in roughly straight-lined configuration of Earth, Moon, and the Sun. प्यारे बच्चों, शांति देवी इंटरमीडिएट कॉलेज क्लास 11 का रसायन विज्ञान आज पहला दिन है जो प्रारंभ होने जा रहा है। कक्षा 11 का क्लास 11 का रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर है परमाणु की संरचना। कुछ पहला चैप्टर जो है कक्षा 11 में कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बताया गया, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं के बारे में बताया गया, जो बेसिक कंसेप्ट है। क्या है? जो बेसिक कंसेप्ट है उसी के बारे में अध्ययन करना है। तो थोड़ा काफ़ी बच्चे उससे ज्ञात थे, 9 में भी पढ़े थे, पुरानी कक्षाओं में 10 में भी पढ़े थे, इसलिए मैंने क्या किया, दूसरे चैप्टर को उठाया है परमाणु की संरचना, जो बेहतर से समझा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो क्लास 11th में भी आपको मिलेगा और 12 में ही इसका मेन भूमिका, यानी मेन भूमिका परमाणु की संरचना का है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहला चैप्टर है कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उसको मैं आगे लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आज चालू करेंगे परमाणु की संरचना। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं चालू करता हूँ आज का कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का फर्स्ट पेपर का दूसरा अध्याय परमाणु की संरचना। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, आते हैं, देखते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे आते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे पदार्थ लिख के रखा हूँ। पदार्थ से आप भली भांति परिचित होंगे कि पदार्थ है क्या। तो बच्चे हम ये बता दें आपको कि पदार्थ जो है उसका डिफिनेशन आपको मालूम होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा। पदार्थ का एक और नाम है, उसको द्रव्य कहते हैं। थोड़ी कंफ्यूजन आती है, आप देखेंगे यहाँ पे एक द्रव होता है और एक द्रव्य होता है। तो द्रव का मतलब होता है लिक्विड। द्रव का मतलब क्या होता है? लिक्विड। इसकी इंग्लिश लिक्विड होती है द्रव की, लेकिन द्रव्य की जो इंग्लिश होती है मेटर होता है, और मेटर का मतलब ये होता है पदार्थ, यानी सबस्टेंस, पदार्थ। तो ये चीज क्लियर हो गया कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है, क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ का डिफिनेशन आपको मालूम होगा, पदार्थ के बारे में मालूम होगा, आप जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इशारा कर देते हैं पदार्थ पे। पदार्थ का मतलब ये होता है कि वो ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, ब्रह्मांड की हर एक वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो क्या करती हो, जगह घेरती हो, उसको ही हम कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पदार्थ किससे कहते हैं? जिसका कुछ द्रव्यमान हो, ब्रह्मांड की हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो क्या करती है, स्थान घेरती है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण में आप सपोज दैट मेरे हाथ में मार्कर है, देख रहे होंगे। तो मार्कर क्या है? इसका एक निश्चित क्या इसका द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ तो वजन होगा, कुछ ना कुछ तो वेट होगा। और ये जहां हम जिस प्लेस पे रखेंगे, जिस सरफेस पे रखेंगे, वहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो अब बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हम देखें तो बच्चे आप हमसे पूछ सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये पदार्थ, हम आपसे पूछ सकते हैं सपोज दैट कि ये जो पदार्थ है बच्चों, ये किससे बना है, पदार्थ किससे बना है। मतलब सपोज दैट मार्कर है, किससे बना है। तो आप क्या करेंगे, इसको छोटा छोटा काटना चालू करेंगे। जब काटेंगे तो लास्ट में जो हिस्सा मिलेगा, सबसे लास्ट में, उसी को कहेंगे सर ये मार्कर इससे बना है। कहने का तात्पर्य ये है कि
आप ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे इस चीज को, यहाँ ध्यान समझेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वो छोटा सा जो भाग आपको अंतिम मिलेगा उसी को कहेंगे सर ये मार्कर है। तो हमारे महान वैज्ञानिक डाल्टन साहब ने क्या कहा था, आप देखेंगे पदार्थ के बारे में। महान वैज्ञानिक जो डाल्टन साहब थे उन्होंने क्या कहा था, पदार्थ की खोज की थी। सॉरी, पदार्थ के बारे में। एक पदार्थ लिया, पदार्थ मतलब कुर्सी, टेबल, मेज, ये सब क्या है, पदार्थ है। उन्होंने एक वस्तु लिया और उसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, काटा, बांटा उसको, और जो अंतिम पड़ाव में आया, जो सबसे सूक्ष्म रूप में आया, उसको उन्होंने क्या किया, लिया और उसका नाम उन्होंने, उसकी खोज की, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, एटम। एटम। अब ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, एटम यानी एटम की खोज डाल्टन साहब ने पदार्थ के माध्यम से किया था। किसके माध्यम से किया था, पदार्थ के माध्यम से किया था। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं रिवाइज कर रहा हूं। पदार्थ के अकॉर्डिंग डाल्टन साहब जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एटम का खोज किया। किस प्रकार किया, पदार्थ को लिया, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया, उसके बाद जो मिला उसको उन्होंने एकदम सूक्ष्म कर, जिसको हम तोड़ने, जब लास्ट पार्ट जो मिला उसको उन्होंने क्या किया, देखा अब वो टूटने वाला नहीं है, अब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी जो लास्ट था उसको हम क्या, कहने का मतलब ये था कि डाल्टन साहब ने देखा कि जो सबसे लास्ट स्टेप बचा है, सबसे लास्ट टुकड़ा बचा है, अब ना हम उसको तोड़ सकते हैं और ना उसको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्लियर हो गया आपको। तो उन्होंने उसका नाम रखा एटम। एटम नाम क्यों रखा, क्योंकि जो हमारे डाल्टन साहब थे वो क्या थे, ग्रीक थे, तो उन्होंने ग्रीक भाषा में ही उसका नाम रख दिया एटम। किस भाषा में, ग्रीक भाषा में, ये ग्रीक भाषा में नाम रखा एटम। और अपनी हम मातृभाषा की बात करें तो हम अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं, मातृभाषा हिंदी है, और हिंदी में हम क्या कहते हैं, परमाणु। यानी कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि परमाणु यानी एटम की हिंदी अपनी मातृभाषा में परमाणु कहते हैं। अब ध्यान देंगे इसका मतलब क्या हुआ, एटम जो शब्द है ग्रीक भाषा का, उसका मतलब क्या हुआ, भाषा जो है उसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा देखेंगे यहीं पे। एक टिक है, बताता हूं आपको। एटम का मतलब, ए का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे नॉट। किस लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है, ए का मतलब नॉट, यानी क्या है, ए का मतलब होता है नॉट। और ये जो है टर्म, ये जो है टर्म, टर्म का मतलब होता है डिविजिबल, डिविजिबल यानी नॉट डिविजिबल। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको बांटा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, वही क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। तो उसी चीज को मैंने लिखा है हिंदी में ऑलरेडी, आप देखेंगे अगला स्टेप, वहां लिखा हूं मैं, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे हम तोड़ नहीं सकते। एकदम सबसे सूक्ष्मतम का मतलब होता है छोटा, और विभाज्य का मतलब होता है तोड़ना, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। आप समझे, एटम का मतलब होता है नॉट डिविजिबल, यानी कि जिसको बांटा नहीं जा सकता है, अविभाज्य नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। अब उन्होंने इसके बाद क्या किया, महान वैज्ञानिक डाल्टन साहब ने, उसके बाद जो पॉइंट आया देखेंगे, उसके बाद आया, देखने को मिला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। थोड़ा सा जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ध्यान देंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज किए थे महान वैज्ञानिक, वो थे हमारे थॉमसन महोदय। कौन थे, थॉमसन महोदय, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूं आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन ने किया था। अब बात आती है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज किए थे हमारे गोल्डस्टीन, यानी महान वैज्ञानिक ये भी थे, इन्होंने क्या किया था, प्रोटॉन की खोज किया था। किसने किया था, किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। तीसरी बात आती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, जो मैं ऑलरेडी आपके ब्लैक बोर्ड पे इंडिकेट किया हूं। अब आगे आप ध्यान देंगे, आगे सबसे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें एक मॉडल बना,
जो मैं ऊपर इंडिकेट करके ले गया हूं। मॉडल का मतलब क्या होता है? ये मॉडल आजकल जो आधुनिक का मॉडल है उस मॉडल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मॉडल का मतलब होता है जो पदार्थ हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसके बारे में जानना, उसको ज्ञात करना ही मॉडल कहलाता है। तो पहला मॉडल है थॉमसन का मॉडल। थॉमसन साहब का मॉडल था जिसमें हम क्या जानते थे वो देखेंगे। थॉमसन साहब के मॉडल में हम जानते थे इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ये ज्ञात थे। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन क्या थे? ज्ञात थे। किसके मॉडल में? थॉमसन के मॉडल में। उन्होंने किस पे बल दिया? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। तो एक चीज ध्यान देंगे यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा हम फिर फोकस करना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऋण आवेश ऊपर है, और प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर धन आवेश है, और न्यूट्रॉन पे कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? उदासीन है। आगे देखेंगे इसमें थॉमसन के मॉडल में ई तथा पी के बारे में उनको ज्ञात है, यानी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बारे में ज्ञात है। इसमें चलते हैं, ध्यान देते हैं थॉमसन के मॉडल में कुछ फिगर बनाते हैं। थॉमसन साहब कहे थे, आपके महान वैज्ञानिक थॉमसन साहब कहे थे कि एक जो परमाणु है, जो एटम है, परमाणु है, वो क्या है? वो एक धनावेशित गोला है। ये क्या है? जो गोला है वो क्या है? धनावेशित गोला है। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? ये जो गोला है वो क्या है? धनावेशित है, धनावेशित गोला है। और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें क्या है? धंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई होगी थॉमसन का मॉडल में। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप तरबूजा देखे होंगे, तरबूजा का जो अंदर वाला भाग होता है, रेड वाला जो भाग है, उसको हम क्या मान लेते हैं? धनावेशित गोला मान लेते हैं। और उसमें जो छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं? जो इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, उसी को हम इलेक्ट्रॉन धसे हुए मानते हैं। उन्होंने, अगर ये बात नहीं समझ में आई तो और उन्होंने एक बात कहा था अथवा करके कि ये एक धनावेशित गोला है, जो क्या बताता है? धनावेशित जो गोला है वो परमाणु के बारे में बता रहा है, धनावेशित गोला। इसमें कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है? आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि जितना उसमें धनावेशित इलेक्ट्रॉन, जितना उसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही धनावेशित प्रोटॉन होगा। यानी अगर 5 प्रोटॉनों की संख्या है तो क्या होगा? 5 ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, 5 ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यानी दोनों क्या होंगे? आपस में दोनों ही बराबर होंगे, धनावेश तथा ऋणावेश। बात समझ में आ गई होगी कि थॉमसन का मॉडल किस पे था कि धनावेशित एक गोला है, उसमें धसे हुए इलेक्ट्रॉन है, और दोनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेश में रहता है और प्रोटॉन हमेशा धन आवेश में रहता है। तो दोनों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? इक्वल टू होगी, यानी बराबर होगी। अब इसमें क्या होता है देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि मेरे कि दोनों की जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। तो अगर 5 इसमें धन आवेश है और 5 ऋण आवेश है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमको शून्य मिलेगा। तो आगे चलते हैं, इसके बाद हम समझाते हैं आपको यहाँ से डाल्टन साहब का, ये डाल्टन थॉमसन के मॉडल में हम समझाते हैं आपको। इनकी कुछ बातें थी जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूँ, जो समझाया हूँ वही चीज लिखा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पहला चीज है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी ये परमाणु जो है वो क्या है? धनावेशित गोला है, जो मैं लिखा हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है? धसे हुए हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा था थॉमसन के मॉडल में, परमाणु में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, इक्वल टू होती है। और उसके बाद उन्होंने तीसरी बात जो कही थी, ये दूसरी बात थी, तीसरी बात उन्होंने कहा था कुल धनावेश और कुल ऋणावेश जो होते हैं, अगर हम उसको आपस में जोड़ते हैं तो वहां से क्या मिलता है?
शून्य मिलता है। अगर आपस में 5 + 5 और -5 को जोड़ेंगे तो जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो शून्य मिलेगी, और शून्य का मतलब क्या होता है? उदासीन। तो अभी बताया है थॉमसन के मॉडल में जो थॉमसन साहब थे उन्होंने, ये उनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट थी थॉमसन के मॉडल में कि परमाणु का नेट आवेश, नेट मतलब जो उसकी आवेश मिला, नेट आवेश शून्य होता है, और इसी पे उनको नोबेल प्राइज मिला था। परमाणु डाल्टन साहब को इसी बात पे, यही मेन बात है जिसपे उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। परमाणु का जो नेट आवेश होता है शून्य होता है, यानी उदासीन होता है। कहने का मतलब है कि जब उन्होंने ये परमाणु का जो थॉमसन मॉडल दे रहे थे उसमें, तो उनमें एक रहस्य निकल के आया कि परमाणु का जो नेट आवेश होता है शून्य होता है। लेकिन एक उनमें कमी भी रही। कमी का मतलब क्या रहा कि उन्होंने कमी में न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ जिक्र ही नहीं कहा। जो न्यूट्रॉन होता है उसका जगह कहाँ होता है, उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो ये था थॉमसन मॉडल। कल हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन के बारे में। आज के लिए धन्यवाद।